हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स. सेकंड, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द अर्थ इज assumed to have infinitely large radius. Third, to evaluate the gravitational field intensity due to any body of at an external point, the entire mass of the body can be considered to be concentrated at its center of gravity. Fourth one is the radius of gyration of any body rotating about an axis is the length of the perpendicular dropped from the center of gravity of the body to the axis. Which one of the following pairs of statement is correct? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as center of gravity. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी सिस्टम का जो मास होता है वो कंसेंट्रेटेड होता है. सपोज हमारे पास कोई सिस्टम हमने कंसिडर कर लिया, इसमें हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स है जिनका मास m1, m2, m3 इस तरीके से है. हर एक पार्टिकल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करेगा m1g, m2g, m3g. तो पूरे सिस्टम यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबके वेट के बराबर यहाँ पे एक्ट करेगा. उस पॉइंट को हम यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है तो एक पार्टिकल ऐसा होगा हमारे पास जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा कि हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि वो पॉइंट पे हमारे पास जो पूरा सिस्टम है उसका जो यहाँ पे वेट है वो कंसंट्रेटेड है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हर एक की हम एनालिसिस करेंगे. फर्स्ट वन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स. इट इज करेक्ट वन. सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई सिस्टम जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें यहाँ पे हमारे पास हमने कंसिडर कर लिए चार पार्टिकल हैं, इसका मास यहाँ पे यहाँ हमने एक जैसा ही कंसिडर कर लिया. तो हर एक पार्टिकल पे वेट इसका एक्ट करेगा, दैट इज mg. इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट करेगा, इट विल बी mg एंड इट विल आल्सो बी mg. तो जो हमारे पास ये चार पार्टिकल हैं इनका जो वेट है डिफरेंट है, लेकिन ये चारों मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो अगर हम ये देखना चाहते हैं उस बॉडी का जो वेट है वो किस पॉइंट पे यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करेंगे जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या पूरे सिस्टम का जो वेट है वो एक्ट करेगा एंड इट विल बी कंसिडर एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. यानी यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देती हूँ तो दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारे पास यहाँ पे पूरे सिस्टम का वेट कंसंट्रेटेड होगा. तो इसका जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी या इसका जो वेट होगा यहाँ पे दैट विल बी कंसिडर्ड एज 4mg. यानी इसका जो यहाँ पे हमने पार्टिकल या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो पार्टिकल कंसिडर किया है इसका वेट सबके वेट के बराबर होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो वेट होगा ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से कंसिडर किया जाएगा. तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट वन. सेकंड वन इज सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द अर्थ इज अज्यूम्ड टू हैव इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस. इट इज इनकरेक्ट वन. यानी ये कह रहा है कि हमारे पास अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोइंसाइड करते हैं. ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड को अज्यूम किया हो. यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे वेरी नहीं कर रही है. अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कहीं पे भी वेरी नहीं करेगी, हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं. जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक रॉड को अज्यूम किया है, ये यूनिफॉर्मली मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. यूनिफॉर्मली मास का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया अगर मैं किसी भी पॉइंट पे पर यूनिट लेंथ पे मास की वैल्यू देखूंगी तो वो इक्वल निकल के आएगी. उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे. बट यहाँ पे अगर हम कोई रॉड को इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक साइड तो इसका जो मास है वो कम है, यानी एक साइड यहाँ पे लाइट हमने मास को कंसिडर कर दिया, और दूसरी साइड जो मास की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है, दूसरा एंड इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी है.
उस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है हमेशा हमें पता है वो हैवी मास की ओर यहाँ पे इंक्लाइंड होगा। उस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहाँ पे जो लाइट मास का पोर्शन है और जो हैवी मास का पोर्शन है दोनों पे इक्वल एक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जैसे ये पर्टिकुलर केस हो गया, इसमें भी हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होगा या फिर हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दोनों यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे लाई करेंगे। तो वी कैन से हियर कि हमारे पास ये जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पर्टिकुलर केस में कोइंसाइड करते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, या फिर हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है जैसे अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, तो जी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगी, तभी जाके सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। जैसे हमें पता है जो जी की वैल्यू होती है वो हाइट के साथ साथ यहाँ पे वेरी करती है। तो अगर हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल केस में रॉड को अज्यूम किया है उस पर्टिकुलर केस में तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। बट अगर हम इस रॉड को वर्टिकल वे में यहाँ पे अज्यूम करें तो सेंटर ऑफ मास तो उसी पोजीशन पर रहेगा अभी भी, लेकिन जो जी की वैल्यू होगी वो हाइट के साथ साथ यहाँ पे वेरी करती है, जिस वजह से यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज इवेल्युएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी at an external point. The entire mass of the body can be considered to be concentrated at its center of gravity. It is incorrect one, क्योंकि जब भी हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमें ये बताता है कि पर यूनिट मास पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ पे हम इस तरीके से अज्यूम करते हैं कि जैसे पूरा जो सिस्टम है या n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, तो अगर हम ये मान के चलें कि इस पूरे पार्टिकल में से हमने पूरी जो सिस्टम है उसको एक पॉइंट साइज कंसिडर कर लिया, और ये जरूरी नहीं है कि जब हम इसको पॉइंट साइज कंसिडर करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही इसको कंसिडर करें, हम कहीं पे भी इसको पॉइंट साइज कंसिडर कर सकते हैं। उसके रिस्पेक्ट में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वी कैन कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट होगा ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ वन इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ any body rotating about an axis is the length of the perpendicular drop from the center of gravity of the body to the axis. It is correct one। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन है। वी नो दैट जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है बेसिकली ये हमें डिस्टेंस को यहाँ पे बताता है। सपोज ये हमारे पास यहाँ पे हमने एक सिस्टम अज्यूम कर लिया जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है और इसके अबाउट हमने यहाँ पे कोई एक्सिस को अज्यूम किया है। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे होल जो हमारे पास सिस्टम है इसका जो वेट होगा ये यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और अज्यूम कर लूं जहां पे हमारे पास एक्सिस है, उस एक्सिस से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का नाम देते हैं। यानी अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगी तो पूरे सिस्टम का जो मास है ये हम m कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू k का स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी गिवन एज समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर। यानी अगर मैं हर एक पार्टिकल का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं इस एक्सिस के अबाउट और उन सबको यहाँ पे ऐड कर दूं तो उसकी वैल्यू हमारे पास सेम होगी जब हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट का इस एक्सिस के अबाउट। तो जब हम यहाँ पे इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो इस पॉइंट से हम इस एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसी को हम यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का नाम देते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट वन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, सो वी कैन से हियर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।